तुम्हें शायद ही पता लगता हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड से बैंक तुम्हें बुरी तरह से लूट रहा है। और मजे की बात यह है, इस बारे में तुम्हें पता तक नहीं होता। तुमने अगर कभी भी फ्लिपकार्ट, अमेज़न में शॉपिंग करी है तो तुमने कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर तो देखे होंगे, और उन्हें देख के गारंटेड तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आया होगा कि काश मेरे पास भी इस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता। और सोचो भी क्यों ना, क्योंकि ऑफर इतने मस्त मस्त होते हैं। बट आज मैं तुम्हें इसी क्रेडिट कार्ड की डार्क रियलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। सो विदाउट लूजिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। लेकिन क्रेडिट कार्ड ट्रैप को जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्या कि बार बार आपको पैसे निकालने के लिए बैंक ना जाना पड़े, इसलिए बैंक ने इंट्रोड्यूस किया डेबिट कार्ड, जिससे तुम एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हो। लेकिन पहले जिस बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड होता था, उसी बैंक के एटीएम से आप पैसे निकाल सकते थे। क्योंकि अगर सारे बैंकों को हर बैंक का डेबिट कार्ड के लिए अपने एटीएम को एक्सेसिबल बनाना है, तो उनको एक दूसरे को डाटा शेयर करना पड़ता है, जिससे हो सकता था कि कोई बैंक किसी दूसरे बैंक के कस्टमर को रीच आउट करके कोई अच्छा ऑफर उसे दे देता और उस बैंक का कस्टमर दूसरे बैंक में चला जाता। इसलिए कोई बैंक ऐसा नहीं करता था, और बैंकों का ये डर अपनी जगह सही भी था, क्योंकि जितने भी बैंक होते हैं ये सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि उनके कस्टमर की डिटेल्स उनके कॉम्पिटिटर तक पहुंचे। लेकिन फिर मार्केट में आते हैं नेटवर्क कंपनी, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, रुपए और वीजा। इन कंपनी ने सारे बैंक को बोला, आप अपने कस्टमर की डिटेल्स एक दूसरे को ना देकर हमें दे दो, हम ये डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और जब भी कोई कस्टमर एटीएम में आके पैसे निकालेगा, हम खुद उसे वेरीफाई करेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद बस आप सब एक दूसरे के एटीएम से ट्रांजैक्शन होने देना। और इस ऑफर को सारे बैंक ने मान लिया, और तभी से आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड किसी भी बैंक के एटीएम में यूज कर सकते हो। अब जो अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा, मास्टर कार्ड है, ये सब तो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल लगाया है कि सारी नेटवर्क कंपनी इंडिया के लोगों का डाटा इंडिया में ही रखेगी, इसलिए इनका डाटा सेंटर इंडिया में ही होता है। और जब आप कहीं पर ट्रांजैक्शन करते हैं तब 4 कंपनी इन्वॉल्व होती है। एक इशूअर बैंक जिसका आपके पास क्रेडिट कार्ड है, एक नेटवर्क कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक एक्वायरिंग बैंक यानी कि जिस कंपनी की मशीन है, और शॉपकीपर जिससे आप अपना सामान खरीद रहे हैं। तो इशूअर बैंक, एक्वायरिंग बैंक और नेटवर्क कंपनी ट्रांजैक्शन होने पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट काट के शॉपकीपर को बचे पैसे दे देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो कई बार शॉपकीपर आपसे ज्यादा पैसे लेता है। अब आपने ये समझ लिया, अब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। देखो, बैंक सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट से कमाती है, और इंटरेस्ट आता है लोन देने से। तो ऐसे में बैंक चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, लेकिन लोग लोन जब ही लेते हैं जब उन्हें हद से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोन लेने के लिए बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं और ये आसानी से नहीं मिलते। लेकिन फिर बैंक इंट्रोड्यूस करती है क्रेडिट कार्ड को, और इस कार्ड से लोन लेना बहुत आसान हो गया है। इसलिए अब लोग आईफोन भी लोन पर यानी ईएमआई पर लेने लगे हैं। बैंक क्रेडिट कार्ड देके आपकी परचेजिंग पावर को जबरदस्ती बढ़ा देता है। आपको लगता है मेरे पास पैसे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रेडिट कार्ड से आपकी आदत को खराब कर दिया जाता है। जहां आप 20,000 का फोन ले सकते थे, वहां आप आईफोन ईएमआई करके लोगे। इंडिया में 70% आईफोन ईएमआई पर लिए जाते हैं, और ये आईफोन लेने वाले ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आप ज्यादा दूर न जाकर अपने आसपास ही देख लो, आपको ज्यादातर आईफोन मिडिल क्लास लोगों के पास ही देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं। मान लो आपने एक फोन खरीदा 50,000 का क्रेडिट कार्ड से, तो जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो 1 महीने के बाद बनेगा, और उसे पे करने के लिए बैंक आपको 20 से 25 दिन देता है। उसे देने के लिए आपके पास 50 दिन होंगे। मान लो किसी ने 50,000 का मोबाइल खरीदा, तो अब उसे वो 50,000 50 दिन बाद देने हैं। और बिल पे करने के लिए भी बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है, या तो आप एक बार में 50,000 रुपए दे दो, या फिर इनकी ईएमआई करवा लो। लेकिन अब आखिर बैंक पैसे कैसे कमाएगा? तो सबसे पहले नेटवर्क कंपनी वो तो पहले ही 1-2% काट लेगी, और जो इशूअर बैंक होगा जिसके पास आपका क्रेडिट कार्ड है, वो 2 तरीकों से पैसे कमाएगा। पहला तो इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि बैंक आपको बिल पे करने के लिए 50 दिन देता है। अगर आपने इन 50 दिन में पैसे दे दिए तो ठीक, लेकिन अगर आप नहीं दे पाए तो बैंक इसमें कुछ % का इंटरेस्ट लगाता है, और ये इंटरेस्ट आपको हर महीने देना पड़ेगा। यानी कि मान लो आपने टाइम पर पे ना करने की वजह से आपके ऊपर 2% का इंटरेस्ट लगा,
और आपने 12 महीने की EMI करवाई है तो आपको 24% का इंटरेस्ट देना होगा और 50,000 का 24% यानी 12,000 रुपए सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना होगा। और यही केस वन टाइम पेमेंट में भी होता है। अगर आपने टाइम पर पेमेंट ना दी तो ये कुछ परसेंट का लेट पेमेंट फी लगा देते हैं। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ATM से पैसे निकाले हो तो उससे भी बैंक आपसे अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। और ट्रांजैक्शन फी, एनुअल फी, ये सब तो क्रेडिट कार्ड में होता ही है। और यकीन मानो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं। अगर आपको 10,000 की शॉपिंग करनी थी तो आप क्रेडिट कार्ड की वजह से 20,000 की शॉपिंग करोगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से ऐसा लगता ही नहीं है कि आप लोन ले रहे हो। और जब आप बैंक को पैसे नहीं दे पाते तब बैंक आपको मिनिमम बैलेंस अमाउंट का ऑप्शन भी देता है। मानो आपने 50,000 खर्च करे क्रेडिट कार्ड से, लेकिन आपके पास 50,000 रुपए नहीं है देने के लिए, तो बैंक आपको मिनिमम बैलेंस अमाउंट देने को कहता है। अब मान लो मिनिमम बैलेंस अमाउंट है 5,000 का, आपने 5,000 बैंक को दे दिए, लेकिन उसके बाद भी आपके जो 45,000 रुपए बाकी है उसमें बैंक हाई इंटरेस्ट आपसे वसूलता है। और इसी वजह से जहां आपकी पेमेंट कुछ महीने में क्लियर हो सकती थी, अब उसे ही क्लियर करने में आपको कई साल भी लग सकते हैं। और कई केस में तो लोग क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के लिए पर्सनल लोन भी लेते हैं। और आप कभी भी देखोगे तो Amazon, फ्लिपकार्ट में आपको ज्यादातर ऑफर लग्जरी आइटम में ही मिलते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये तो मुझे बहुत सस्ते में मिल रहा है और उस ऑफर को क्लेम करने के लिए लोग उसे बाय कर लेते हैं, जबकि वो उनके लिए इतना जरूरी था ही नहीं। ये रिपोर्ट देखो, 2022 में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 950 करोड़ था, लेकिन 2023 में ये डिफॉल्ट बढ़कर 4,072 करोड़ रुपए हो गया। मतलब देख रहे हो कितना बड़ा जंप है। और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने से आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा बुरी तरह से खराब होता है, जिससे आगे चल के अगर आपको सच में कभी लोन की जरूरत पड़ी तो कोई भी बैंक आपको लोन देगा ही नहीं। क्रेडिट कार्ड बनाया ही इसलिए गया था क्या कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकें। जब भी कोई चीज हद से ज्यादा आसान हो जाती है तो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आप ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एट दी एंड मुझे पैसे तो 50 दिन बाद ही पे करने हैं। और गलती से भी अगर आपने पैसे रीपे करने में एक भी दिन लेट कर दिया तो बैंक आपके ऊपर अच्छा खासा लेट पेनल्टी अमाउंट लगा देगा। बैंक जबरदस्ती आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, जिससे आप ओवर स्पेंडिंग करो। और कुछ लोग तो ओवर स्पेंडिंग के इस ट्रैप में फंसने के बाद सुसाइड तक कर लेते हैं। जैसे दिल्ली में एक इंसान ने अपनी बेटी के साथ छत से कूद के अपनी जान दे दी, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का 8 लाख का बिल पे नहीं कर पा रहा था। तो क्या क्रेडिट कार्ड बुरा है, इसे यूज नहीं करना चाहिए? तो देखो, ऐसा नहीं है। आप इन सब चीजों से बच सकते हो अगर आप ओवर स्पेंडिंग ना करो। आपके पास जितने पैसे अवेलेबल हैं, बस इतने ही पैसों की शॉपिंग करो। ये मत सोचो कि 50 दिन है, पैसे आ ही जाएंगे तब पे कर देंगे। और अगर आप इसमें पहले ही फंस चुके हो तो आप एक पर्सनल लोन लेके जल्दी से जल्दी क्रेडिट कार्ड के कर्जे को खत्म कर दो, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम होता है क्रेडिट कार्ड से। और ये कभी मत सोचो कि आप ओवर स्पेंडिंग कर दो और मिनिमम बैलेंस अमाउंट को पे करते रहो। नहीं भाई, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से बैंक आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप ओवर स्पेंडिंग से बचो, मिनिमम बैलेंस अमाउंट का चक्कर पैदा ही मत होने दो। अगर आपके पास 25,000 रुपए हैं तो सिर्फ 25,000 की शॉपिंग करो। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या नॉलेज बढ़ी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको इस बारे में क्या लगता है ये कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।